हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैंप गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी क्वांटम संख्याओं के बारे में। और क्वांटम संख्याएं अपने देखी थी कि श्रोडिंगर समीकरण से आई थी। अब इसमें देखना दो परिभाषाएं और आती है। एक आती है कक्षक की। क्या आती है? कक्षक। एक आता है नोडीय तल। क्या आता है? नोडीय तल। कक्षक कौन सा होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता अधिकतम होती है। प्रायिकता क्या होती है? अधिकतम। और नोडीय तल वो होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रायिकता होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। ध्यान देना कि जो कक्षक होते हैं वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, और नोडीय तल वो होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? न्यूनतम होती है। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है प्रकाश की द्वैध प्रकृति। प्रकाश की द्वैध प्रकृति। द्वैध प्रकृति का मतलब है कि इसमें तरंग के भी गुण होते हैं और प्रकाश में जो कण के भी गुण होते हैं। मतलब कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक कण की तरह होते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो तरंग के होते हैं। वो होते कौन कौन से हैं वो देखो। जैसे देखो, व्यतिकरण हो गया। व्यतिकरण, या अपने कह सकते हैं विवर्तन हो गया, या इसमें कह सकते हैं जो ध्रुवण होता है प्रकाश का, वो भी किसको बताता है? जो तरंग प्रकृति को है। वहीं कण प्रकृति की अगर अपने बात करें तो इसमें देखो कौन से आएंगे। तो कण प्रकृति में जो आता है वो आता है अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव। अभी होता क्या ये अपने करेंगे बात, पहले देख लो कि कौन कौन से होते हैं जो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ये तो तीन हो गए जो तरंग प्रकृति को दर्शा रहे हैं, और प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सी प्रकृति को दर्शाता है? कणीय प्रकृति को। अब ये बहस जो है वो काफी टाइम तक चली। भी कुछ कह रहे थे कि भी ये प्रकाश की प्रकृति तरंग की प्रकृति होती है, कुछ कह रहे थे प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो कणीय प्रकृति होती है। इन दोनों की बहस जो है वो काफी समय तक चली। फिर लास्ट में जाकर एक साइंटिस्ट आया, डी ब्रोगली स्मिथ। डी ब्रोगली। कौन सा आया? डी ब्रोगली। इसने क्या कहा कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है ना, प्रकाश की प्रकृति वो क्या होती है? द्वैध होती है। द्वैध इन द सेंस कि इसमें तरंग के भी गुण होते हैं और कण के भी गुण होते हैं। तो दोनों ही गुण होते हैं, इसलिए जब अलग अलग प्रकृति की जांच करने के लिए इन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो ये दोनों प्रकार के गुण जो है वो दर्शा देता है। तो द्वैध प्रकृति को ये दर्शाता है। उसके बाद में इस प्रकृति को दर्शाने के लिए इसने एक समीकरण दी जिसको क्या बोला जाता है? डी ब्रोगली समीकरण। वो निकाली कैसे वो देखो। इसने दो समीकरणों की सहायता ली। पहली थी E बराबर mc²। इसको क्या बोलते हैं? आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण। क्या बोलते हैं? आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण, या इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और ये जो समीकरण है ना, ध्यान देना बच्चों, ये समीकरण जो है प्रकाश की कौन सी प्रकृति को बताती है? कणीय प्रकृति को बताती है, यानी पार्टिकल नेचर को बताती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर m आ गया। अब यहाँ पर E जो है वो ऊर्जा है, नो डाउट। m जो है वो किसको बता रहा है? द्रव्यमान को। और द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा किसी कण का होगा, तरंग का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। और c जो होता है ये है प्रकाश का वेग, यह प्रकाश की गति कह सकते हैं अपने। और कितनी होती है इसका मान हमेशा ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये मान होता है किसका? प्रकाश की गति का, या प्रकाश का वेग होता है कितना? 3 × 10⁸। तो ये समीकरण होती है जिसको आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। ये द्रव्यमान है और ये ऊर्जा है, इन दोनों में संबंध हो गया ये। और ये प्रकाश की कौन सी प्रकृति को दर्शाती है? कणीय प्रकृति को, जहां पर m द्रव्यमान है, E ऊर्जा और c क्या है? प्रकाश की गति।
वहीं एक और दूसरी समीकरण आती है E इक्वल्स टू एच न्यू। कौन सी आती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। इसको बोलते हैं प्लांक समीकरण। क्या बोला जाता है बच्चों, ध्यान देना, प्लांक समीकरण। अब ये ध्यान देना कि ये जो समीकरण है ये तरंग प्रकृति को बताती है। किस प्रकृति को बताती है? तरंग प्रकृति को। अब यहाँ पर भी देखो h जो है वो क्या है? प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक। और इसका मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में बात करें, ये जो है ये होता है न्यू। क्या होता है ये? न्यू। इसको इससे लिखा जाता है न्यू। ये क्या होती है असल में? आवर्ती। क्या होती है? आवर्ती। और ई जो है वो क्या है वास्तव में? ऊर्जा। ई क्या है? ऊर्जा। अब आप बात करोगे कि भाई आवर्ती क्या होती है, तो आवर्ती समझ लो क्या होती है कि आवर्ती को आप इस तरह से समझो कि आवर्ती का मतलब है जैसे मान लो कोई पंखा है, पंखा चल रहा है और 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, वो उसकी क्या हो गई? आवर्ती हो गई। या घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, या कोई भी चीज होगी वो 1 सेकंड में कितने अपने चक्कर पूरे कर रही है, कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, उसको क्या कहा जाता है? आवर्ती। वैसे अपने समझ लेते हैं आवर्ती के बारे में थोड़ा और। आवर्ती को समझने के लिए अपने जो इस तरह से एक तरंग का उदाहरण लेते हैं। इस तरह से देखो, एक उदाहरण लेते हैं अपने तरंग का, जिसमें एक एक्सिस बनाते हैं इस तरह से। ये हो गया इस तरह से, और ये जो एक और कर लेते हैं अपने। तो मान लेते हैं ये एक्सिस है जहां पर ये जो है वो समय को बता रहा है और ये आयाम को बता रहा है। इसको बता रहा है आयाम। आयाम यानी विस्थापन हो गया एक तरह से, आप ये मानो। क्या हो गया? विस्थापन। और इसको नॉर्मली ए से दर्शाते हैं। ये हो गया अपने प्लस ए, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? माइनस ए। अब कोई तरंग है, मान लो वो गति करेगी। अब तरंग जो होती है वो हमेशा किस रूप में गति करती है? वेव के रूप में, तरंग के रूप में। इस तरह से, इस तरह से गति करती है। तो ये भी क्या करेगी? इस तरह से गति करेगी। तो मान लेते हैं कोई तरंग जो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और वो पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और इस तरह से ये कंटिन्यू होती है। तो इसको थोड़ा सा अपने बदल लेते हैं इस तरह से। हाँ, तो यहाँ पर आप देखना कि इन दो तरंगों के बीच में ये तरंग जो है यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंची है। ये एक पूरा चक्कर हो गया। ये क्या हो गया? एक पूरा चक्कर हो गया। अब कोई भी तरंग 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, इसको क्या कहा जाएगा? आवर्ती। भाई ये इस तरह के चक्कर या साइकिल कितनी कंप्लीट करेगी, उसको क्या कहा जाएगा? आवर्ती। और एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगी उसको कहेंगे अपने तरंग दैर्ध्य, कि 1 सेकंड में तय चक्रों की संख्या। सेकंड में पूरे किए गए चक्कर, किए गए चक्रों की संख्या। क्या होती है? आवर्ती। क्या होती है? आवर्ती। और वहीं एक चक्कर में जो दूरी तय होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, की गई दूरी जो होती है उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैम्डा, और इसको दर्शाया जाता है लैम्डा से, और आवर्ती को दर्शाते हैं न्यू से। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखना कि जो तरंग चल रही है, अब ये तरंग जैसे यहाँ, ये इसका मेन बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं आयाम। ये क्या हो गया? आयाम। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक ध्यान रखना क्या होता है इसका? तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखना क्या होता है तरंग दैर्ध्य का मात्रक। ये या तो आप कह सकते हो मीटर इनवर्स, या हो सकता है सेंटीमीटर इनवर्स। सॉरी, ये या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर, इनवर्स नहीं होगा। ये क्या होगा? या तो मीटर या सेंटीमीटर। और आवर्ती का मात्रक जो होता है वो क्या होता है?
हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड। दूसरा इसका मात्रक क्या हो सकता है? प्रति सेकंड। और एक और सूत्र आता है इसमें किसका? तरंग संख्या का। किसका सूत्र आता है? तरंग संख्या का। तरंग संख्या को किससे दर्शाते हैं? न्यू बार से। और इसका सूत्र होता है 1/λ। और अगर अपने बात करें इसके मात्रक की तो वो होता है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, डिपेंडिंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो किस मात्रक में है उस हिसाब से इनवर्स में इसका क्या आ जाएगा? मात्रक आ जाएगा। तो ये होगी मोटा मोटी तरंग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और तरंग संख्या और आयाम के बारे में। तो चलते हैं अपने पिछले वाली इक्वेशन पर। ये दो इक्वेशन हो गई अपने पास, इसको आप जो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और जो पीछे वाली इक्वेशन है इसको अपने मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों अपने इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक तो इक्वेशन है E बराबर mc² और दूसरी क्या है? E बराबर h न्यू। तो दोनों को बराबर रखा, mc² बराबर h न्यू। अब यहाँ पर एक बात और समझो कि न्यू जो होता है आवर्ती होती है, वी बताया था, और इसका फॉर्मूला होता है c/λ। आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है? c/λ का आवर्ती का फॉर्मूला होगा। ध्यान देना बच्चों, क्या होगा? c/λ। ये मान अपने को इस समीकरण में रखना है। कौन से वाले समीकरण में? देखना इस समीकरण में। तो रखो mc² बराबर हो जाएगा h, क्या हो जाएगा? h न्यू का मान क्या होगा? c/λ। तो c/λ, एक c से ये c कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना रह जाएगा? mc बराबर h/λ। क्या हो गया? h/λ। तो लैम्डा का मतलब क्या हुआ? h/mc। और अगर अपने इस समीकरण को जनरलाइज करना चाहें तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। इसको क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली समीकरण। क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है। और एक और बात ध्यान देना कि ये जो समीकरण होती है ये प्रकाश की किस प्रकृति को बताती है? द्वैध प्रकृति को। प्रकाश की द्वैध प्रकृति को ये बताती है। तो ये होती है वास्तव में क्या? डी ब्रोगली समीकरण। और इम्पोर्टेंट है काफी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं कई बार। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपने कि एक तरंग है जिसका, या एक मान लो कि एक कण है जिसका भार जो है वो लगभग 6 पॉइंट, या m जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0.662 या 2 ग्राम। ठीक है, ये इसका क्या दिया हुआ है? भार दिया हुआ है। और जो उसका वेग दे रखा है, वेग अपने को निकालना है। वेग कितना दे रखा है? वेग दे रखा है अपने 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब एक बात ध्यान देना कि डी ब्रोगली समीकरण में जो m होता है वो हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है। अब इसने तो ग्राम में दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे। ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं? जो भी संख्या दे रखी है उसमें 10⁻³ से क्या कर दो? गुणा। तो अभी अभी अपने सूत्र क्या निकाला था? इसमें ध्यान देना, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या निकाला था अपने? अभी भी लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। सूत्र यही था, देखो ये बार लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। तो देखो इस सूत्र के अंदर अपने को मान रखना है। तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। m का मान ये रहा, v का मान दिया हुआ है, h का मान अपने को पता होता है। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर h का मान 6.62 × 10⁻⁻34 बटे m का मान कितना है? 0.662 × 10⁻³ इंटू में v कितना है? 4 × 10⁻⁶। तो देखो पहले पॉइंट हटा लो आप, तो ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आएगा? 100। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 1000। अब इसको जो है अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। कैसे करेंगे वो देखो। पहले ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगी, 662 से 662 कैंसिल हो गया।
अभी देखना यहाँ पर -3 है पावर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ कितनी रह जाएगी 3। तो ये हो क्या गया, ये देखो यहाँ पर, तो ये हो गया 10/4, 10/4 है ना, ये 10 रह गया और ये 4 पड़ा हुआ अभी। यहाँ पर कितनी है 10 की पावर -34 और यहाँ कितनी है 10 की पावर 3 ही रहेगी, क्योंकि 3 तो -3 से कैंसिल हो गई। ये पावर है -3, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +3। ध्यान देना कि पावर ये -3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तब नीचे क्या पड़ी हुई है +3, क्योंकि पावर जब ऊपर से नीचे जाती है नीचे से ऊपर आती है, यानी ऐसे से हर में और हर से अंश में अगर आती है तो निशान जो होते हैं वो बदल जाते हैं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 10/4 कितना हो जाएगा, देखो 2.25 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -34 तो पड़ा ही है, 3 ये और जुड़ जाएगा इंटू 10 की पावर -3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -37 क्या आ जाएगा मीटर। ये क्या आ गई तरंग दैर्ध्य आ गई किसकी, उस कण की जिसका द्रव्यमान इतना है और जो वेलोसिटी यानी वेग है वो इतना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें या तो आपको लैम्डा का मान पूछा जाएगा या v का मान पूछा जाएगा या m का मान पूछा जाएगा, कोई भी दो वैल्यूज आपको गिवन होगी। बस इसमें ध्यान ये रखना कि m जो अपने को लेना है वो किस में लेना है किलोग्राम में, और वेग जो लेना है वो मीटर प्रति सेकंड में लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेग मीटर प्रति सेकंड में ना देकर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाता है। जैसे अपने कर लेते हैं एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान अपने मान लिया कितना है 3.31 ग्राम, ठीक है, और वेग जो इसका दे रखा है वो आप मान लो कितना दे दिया उसने 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ज्ञात करना है क्या तरंग दैर्ध्य। तो देखो पहले तो m का मान देखो क्या आएगा, देखना m का मान 3.31 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3.31 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, क्योंकि ग्राम में नहीं किलोग्राम में लेना है अपने को। इसी तरह v का मान कितना हो जाएगा, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ध्यान देना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं गुणा, तो 144 इंटू 5/18, ये इस तरह से 5/18 से गुणा किया जाता है, तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया वेग, ये यूज करना है अपने को। तो अब सूत्र क्या लिखा था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, तो कर देते हैं अपने क्या आएगा, देखो h का मान कितना है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 बटे m का मान कितना है 3.31 इंटू 10 की पावर -3 इंटू v कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको सोल्व करना है, देखो ये पॉइंट के बाद में दो डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, ये कैंसिल हो गए। अब इसको देखो अपने कैंसिल कर देंगे कैसे, ये वाली संख्या से, ये देखो 331 का डबल हो गया 662, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और 2 फिर 40 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 20। तो ये देखो क्या हो गया 1 इंटू 10 की पावर -34 बटे 20 इंटू 10 की पावर -3। अब देखना कि 20 जो है वो असल में क्या है कि गुणा में है, मतलब 20 का मतलब है ये इस तरह से लिखा हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 1, और साथ में गुणा में क्या चल रहा है 10 की पावर -3, तो 10 की पावर कितनी रह जाएगी टोटल -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा, देखो यहाँ से ये हो गया अपने 1 इंटू 10 की पावर -34 बटे ये हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि 2 तो रहेगा ना, 2 इंटू 10 की पावर -2, ऊपर और नीचे पावर सेम है तो पावर जो कैंसिल हो जाती है, मतलब अगर दोनों का निशान बराबर हो तो ऊपर पावर कितनी रह जाएगी 2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 10 की पावर -34, 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -34, या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 10 की पावर -34, आगे आ जाएगा मीटर। ये आंसर आ गया किसका तरंग दैर्ध्य का। तो इस तरह से अपने आंसर निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना इसमें कि कहीं पर कि जो मात्रक है वो चेंज कर लिया अपने, कई बार जैसे ग्राम में दिया होता है या
किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो वो अपने इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, ये जो पावर जो है -35 हो जाएगी ना, एक थोड़ी और बढ़ जाएगी, पावर माइनस क्या हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट हटाना, पॉइंट हटे तो पावर कितनी होगी 35, इसीलिए तो पॉइंट हटाया ना, अगर सीधा पॉइंट हटा देते हो 34 ही पड़ जाए, फिर पॉइंट कैसे हटा दिया। ठीक है, ये हो गया इसमें। तो ये हो गया डी ब्रोगली समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगला डी ब्रोगली रिलेटेड समीकरण से रिलेटेड ही आता है अपने कोणीय संवेग का नियम। कोणीय संवेग का नियम क्या आता है बच्चों, ध्यान देना, कोणीय संवेग का नियम। अब कोणीय संवेग का नियम क्या कहता है वो देखो। कोणीय संवेग, अब देखो अपने बात करें, अगर कोई भी एक जैसे सर्कल है, एग्जांपल देखो, अब अपने परमाणु के गोला माना था और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है तो उसका पथ इस तरह से होना चाहिए कि जहां से उसका पथ स्टार्ट हो रहा हो वहीं पर आके उसका पथ क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो क्या होगा कि पथ स्टार्ट होगा, दूसरी बार वो अपने पथ को काटेगा, तीसरी बार अपने पथ को काटेगा, ऐसे काटते काटते उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब हो सकता है आपको पता ना लग रहा हो कैसे पथ काट रहा है। देखो कि ये इस तरह से है, मान लो ये तरंग है कोई, वो चल रही है इस तरह से, तरंग इसी तरह से चलती है, एक बार अप होती है, एक बार डाउन होती है, और मान लो इस तरह से कट कर गया। और दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास इस तरह से, देखना यहाँ पर आके मतलब मिल गया, वो एक तरह से एक ही पॉइंट पर आके मिल गया। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो दूसरे वाला पॉइंट है, देखना कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है वो देखो, कि यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान है वो बराबर नहीं है वर्त की परिधि के, यानी कक्षा की परिधि के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लेमडा का मान है वो वर्त की परिधि के क्या है, बराबर है। ध्यान देना। अब जिस पॉइंट पर निकल रहा है उसी पॉइंट पर आपके दोबारा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो परिधि है 2πr वो तरंग दैर्ध्य की n गुना है। कितने गुना है, n गुना, या ये कह सकते हैं कि वो लेमडा के बराबर है, या ये कहा जा सकता है कि जो वर्त की परिधि यानी उस कक्षा की जो परिधि, मतलब मैं वर्त जब बोल रहा हूँ तो मतलब वो कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा है उसकी परिधि जो है वो तरंग दैर्ध्य की कितने गुना है, n गुना, यानी 2πr बराबर क्या है, n लैम्डा। अब इस पे बेस जो है अपने क्वेश्चन कर सकते हैं कई सारे, वो देखो कौन से मैंने लिखा, अभी भी बताया भी 2πr जो होगा वो बराबर होगा किसके, n लैम्डा के, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा एक दूसरे को काटेगी या कट करेगी, जिसके कारण ऊर्जा का लॉस होगा और वो क्या चला जाएगा, ऊर्जा की कमी होती चली जाएगी और वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो 2πr बराबर n लैम्डा, और अभी अभी अपने थोड़ी देर पहले डी ब्रोगली समीकरण की थी, लैम्डा बराबर क्या था, h/mv। ये मान रखना है अपने को, यहाँ पे मान रखना है। तो क्या हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू n, लैम्डा का मान क्या है h/mv। अब क्या करेंगे अपने mv और r का वजन गुणा करके एक साइड ले जाएंगे इनको, और 2π को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा mvr इक्वल्स टू nh/2π। अब ये वाली जो टर्म है ना बच्चों, ध्यान से देखना, कौन सी, ये वाली जो टर्म है इसको ध्यान से देखो, कैसे कि n जो है वो क्वांटम संख्या है, क्या है, क्वांटम संख्या, और इसका मान फिक्स होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। h जो है वो नियतांक है, h क्या है, नियतांक है, और 2π जो है वो भी क्या है, एक नियत संख्या है, एक क्या है, नियत संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। नियतांक इन द सेंस इसका मान चेंज नहीं होगा। अगर इसका मान चेंज नहीं हो रहा तो ध्यान से देखो, क्या इसका मान भी चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि mvr इसके बराबर है। इसका मतलब mvr भी क्या होगा, एक नियतांक होगा, या ये मैं कह सकता हूं कि mvr जो होगा वो क्या होगा, नियत, क्या होगा, नियत। और यही क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कई बार क्वेश्चन आता है कि कोणीय संवेग संरक्षण के अंतर्गत जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है nh/2π के। तो यही क्या होता है, बोर का कोणीय संवेग का नियम, इसी को क्या कहते हैं अपने बच्चों, ध्यान देना, बोर का कोणीय संवेग का नियम, बोहर का
कोणीय संवेग का नियम, कोणीय संवेग का नियम। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इसमें, इसको क्या कहते हैं, बोर का कोणीय संवेग का नियम। तो ये जो दो नियम अपने किए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना रहती है और अपने को पता होना चाहिए हर हाल में इस नियम की छोटी छोटी बारीकी। एक तो ये वाला नियम, ये स्टेटमेंट जो मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है, एक तो ये, और उसके अलावा जो डी ब्रोगली वाला आपने किया था वो वाला भी, उसमें भी ई बराबर एम सी स्क्वायर को क्या कहते हैं, या ई बराबर एच न्यू वाली समीकरण को क्या कहते हैं, या द्विवेद प्रकृति वाली समीकरण क्या होती है, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप ये जो क्लास है हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तब तक के लिए नमस्ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।